मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 बीएसटी में हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनी निर्माण का, और हमने कंपनी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रवर्तक की स्थिति के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात कौन कौन से दस्तावेज हमें जमा कराने होते हैं कंपनी रजिस्ट्रार के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जब कंपनी रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है तो वो सम्मामेलन प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसके प्राप्त होने के पश्चात कंपनी अपने वैधानिक अस्तित्व में आ जाती है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाता है। पूंजी के लिए जो उसके बाद वे अपना व्यवसाय प्रारंभ कर पाती है। सम्मामेलन पत्र के प्रभाव क्या होता है, ये हमने कल लास्ट डिस्कशन किया। उसमें एक DIN नंबर जो निर्देशक पहचान संख्या होती है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। और हमने अपना अगला टॉपिक जो था कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, वो हमने पढ़ना पूंजी विधान शुरू किया था, जिसमें बताया था कि जनता से धन एकत्रित करने के लिए यानी पूंजी को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कदम उठाते हैं। उसका पहला कदम था कि आप सेबी में अनुमोदन करें। सबसे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे कि हम SCBI सेबी भी कहते हैं, जो कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक नियामक संस्थान है, जो जनता के साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो इसलिए नियमावली बनाई जाती है, जिसे हर कंपनी जो जनता को आमंत्रित करती है उसे उसके रूल रेगुलेशन को मानते हुए कार्य करना होता है। आज हम इसका दूसरा पॉइंट जो है, जो कि कल मैंने छोड़ा था, प्रविवरण पत्र जमा कराना। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि प्रविवरण पत्र होता क्या है। देखिए, कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण पत्र या स्थानापन्न प्रविवरण पत्र की एक प्रति जमा करानी होती है। प्रविवरण कौन जमा कराता है, स्थानापन्न प्रविवरण पत्र कौन जमा कराता है, ये भी आज हम बताने जा रहे हैं। प्रविवरण जो होता है वो एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो जनसाधारण में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से जारी किया जाता है, और उसको जारी करने का उद्देश्य होता है जनता से जमाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें आमंत्रण देना, या एक निगमित संस्था की प्रतिभूति खरीदने के लिए जनता को प्रस्ताव रखना, उन्हें आमंत्रित करना कि जी हमारी ये कंपनी है, इसके हमारे ये उद्देश्य हैं, इसकी ये अधिकत पूंजी होगी, उसके इतने शेयर होंगे, इन शेयरों का आवंटन हम इस प्रकार से करेंगे, उनकी राशि क्या होगी, और इन सब चीज़ों की जानकारी देते हुए जनसाधारण को प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। और ये भी विश्वास किया जाता है कि इस प्रविवरण में जो भी सूचनाएं दी गई है वह पूरी तरह से सत्य है, कोई भी गलत सूचना इसके अंदर नहीं जा सकती है। निवेशक किसी कंपनी के लिए इन सब सूचनाओं को पढ़कर अपना निवेश करने का आधार बनाते हैं। इसीलिए प्रविवरण में कोई भी गलत सूचना न तो होनी चाहिए न दी जानी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उस प्रविवरण में लिख देनी चाहिए। तो ये तो होता है बेटा प्रविवरण पत्र। अब आता है स्थानापन्न प्रविवरण पत्र। कुछ कंपनीज होती हैं जिसे हमें, जैसे अनुसूची 21 के बारे में बताया गया था, उन्हें प्रविवरण जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बची हुई जो संस्थाएं होती हैं जिन्हें प्रविवरण जारी नहीं करना होता, जो जनता को आमंत्रित नहीं करती है पूंजी के लिए, वह प्रविवरण के स्थान पर स्थानापन्न प्रविवरण पत्र क्या करती है, जमा कराती है। ठीक है, तो प्रविवरण क्या होता है आज आपको बताना चाहिए, स्थानापन्न प्रविवरण पत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपको आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। इस पर इंडिविजुअल छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। फिर आता है बैंकर्स, ब्रोकर्स और अभिगोपनकर्ता की नियुक्ति करना, है ना। अंडरराइटर कमीशन होते हैं बेटा, कहते हैं कि हम जनता से धन जुटाने के लिए जब जनता को प्रविवरण के माध्यम से सूचना देकर आमंत्रित करते हैं तो जनता आसानी से आपके सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। जनता से पैसा प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। कई बार कंपनीज ये कार्य स्वयं करती है, लेकिन कई बार अप्रत्यक्ष रूप से वह जनता को आमंत्रित करती है। तो इसके लिए वे क्या करती है, बैंक से प्रार्थना करती है कि वह इस कार्य को करे। बैंक से प्रार्थना राशि प्राप्त करती है। बैंकर्स फॉर्मों का वितरण करते हैं, जनता को शेयर खरीदने के लिए, आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार कंपनी के अंशों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। यदि कंपनी को जनता द्वारा निगमन के प्रति यथोचित अनुक्रिया के प्रति वो आशान्वित नहीं है, तो वे क्या करती है, अपने अंडरराइटर्स कमीशन जो होते हैं अभिगोपनकर्ताओं की नियुक्ति करती है। ये अभिगोपनकर्ता क्या होता है, सारा काम स्वयं करता है। जनता द्वारा अंशों के विधान न होने की दशा के अंदर स्वयं उन अंशों को खरीद कर उसे अब सब्सक्रिप्शन देने का वचन भी देता है।
लेकिन इस कार्य को करने के लिए भी अपना कमीशन लेता है। अभी कौन करताओं की नियुक्ति करना कंपनी की इच्छा पे निर्भर करता है कि उसे लगता है कि मैं सब काम कर लूँगा और मुझे कैपिटल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, पूंजी अभिदान, तो वे स्वयं कर सकती है। लेकिन कई बार कार्य अधिक होने की वजह से ये कार्य वे क्या करती है, अभिगोपकर्ताओं की नियुक्ति के द्वारा उन्हें सौंप देती है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसे कहते हैं हम न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनियां अपर्याप्त साधनों से व्यापार प्रारंभ न करें, इसलिए मतलब अपर्याप्त का मतलब होता है जितनी पूंजी की आवश्यकता है। जैसे आपने अपनी रजिस्टर्ड पूंजी लिखी, अधिकत पूंजी लिखी, भाई 1 करोड़ होनी चाहिए, तो कंपनी की स्थापना के समय ये माना जाता है सरकार द्वारा कि आपको कम से कम इतना पैसा तो चाहिए ना कि आप व्यापार प्रारंभ कर लो। अगर आप बहुत कई बार कहते हैं व्यापार प्रारंभ करते जी आता रहेगा पैसा, लेकिन पैसा बाद में आता नहीं है और कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, कंपनी बंद हो जाती है। तो उस स्थिति से बचाने के लिए कि अपर्याप्त साधनों से व्यापार प्रारंभ न करें, इसके लिए व्यवस्था की है कि जो अंशों के आवंटन से पूर्व कंपनी के पास कंपनी द्वारा जारी किए अंशों की एक न्यूनतम संख्या आवेदन के लिए जरूर आ जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम में ये राशि तय की गई है उसे कहते हैं हम न्यूनतम अभिदान राशि। ठीक है। और सेवी जो हमारा SEBI सेवी है, उसने दिशा निर्देश के अंदर कि किसी भी कंपनी के निगमन के आकार का 90% राशि शेयरों के लिए आवेदन के साथ प्राप्त हो जानी चाहिए। अगर ये प्राप्त नहीं होगी तो आवंटन नहीं किया जा सकेगा, और जो राशि प्राप्त की गई है आवंटन की, उसे आवेदनकर्ताओं को जिन्होंने की एप्लीकेशंस लगाई थी उन्हें लौटा देना चाहिए। फिर आता है अगला पॉइंट, शेयर बाजार में आवंटन। कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार की अनुमति के लिए कम से कम एक शेयर बाजार के अंदर आपको अपने रजिस्ट्रेशन आवेदन कराना होता है। अभिदान सूची में बंद होने की तिथि के 1 सप्ताह पूरे होने तक की अनुमति नहीं मिलती है तो आवंटन क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, और 8 दिन में आपको आवेदकों को उनसे द्वारा प्राप्त की गई राशि को लौटाना पड़ता है। अंशों का आवंटन करना होता है। फिर यदि आवंटित शेयरों की संख्या आवेदन की संख्या से कम है या फिर आवेदकों को कोई शेयर आवंटित नहीं किया गया है, तो उनसे प्राप्त जो अतिरिक्त राशि है वे या तो आवेदकों को लौटा देनी चाहिए और या फिर उनके आवंटन की राशि में उसका समायोजन कर देना चाहिए। सफल आवंटन प्राप्तकर्ताओं को आवंटन पत्र भेजा जाना चाहिए और आवंटन के 30 दिन के अंदर निर्देशक एवं सचिव हस्ताक्षर युक्त आवंटन विवरण को रजिस्ट्रार के पास भी जमा कराना चाहिए। एक सार्वजनिक कंपनी के लिए आवश्यक नहीं कि वे अपने अंश पत्र और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करे। इसके स्थान पर एक निजी कंपनी की तरह वह भी अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पर्सनल रिसोर्सेज से अपने धन को जुटा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रविवरण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं। तो आपको समझ में आया कि प्रविवरण पत्र कब जमा नहीं कराना होता है, जब वह जनता को आमंत्रित नहीं करती है। ऐसी सिचुएशन में आपको कौन सा पत्र जमा कराना होगा, स्थानापन्न प्रविवरण पत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने पहले पढ़ाया वो यहाँ पर आता है कि सार्वजनिक कंपनियों के लिए आवश्यक नहीं कि वे जनता को आमंत्रित करे। ऐसी सिचुएशन में वे प्रविवरण जारी न करके क्या जमा कराएगी कंपनी रजिस्ट्रार के पास, स्थानापन्न प्रविवरण पत्र। आवंटन से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास स्थानापन्न प्रविवरण जमा कराया जाना चाहिए। तो ये है आपके पूंजी अभिदान के समय किस प्रकार से पूंजी एकत्रित की जाती है उसकी जानकारी। तो आप सभी आज सब बताएं कि पूंजी अभिदान राशि प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दें। कल हम पढ़ते हैं पार्षद सीमा नियम यानी स्थानापन्न, प्रलेख और अंतर नियम में क्या अंतर होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। सभी होमवर्क जरूर से